राजनीति में रिश्ते बनने बिगड़ने में देर नहीं लगती। दलों का मिलना बिछड़ना चलता रहता है। महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बदलने का धुआं उठने लगा है। महाअघाड़ी गठबंधन सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मीटिंग ने मराठालैंड में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। सारी पार्टियां एक्टिव हो गईं। दिग्गज नेताओं की मुलाकात का दौर चल पड़ा है। जिस सूबे में 2024 में चुनाव हैं, वहां इतनी सियासी सरगर्मी क्यों है? क्या महाराष्ट्र में नई महाभारत शुरू होने जा रही है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए धुआं, क्राइज इन अलायंस। दिल्ली एयरपोर्ट से निकला गाड़ियों का काफिला सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग पर रुका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। पीएम से मीटिंग के लिए उद्धव के साथ 2 नेता और भी थे। एक एनसीपी के अजित पवार, दूसरे कांग्रेस के अशोक चव्हाण। मीटिंग की वजह महाराष्ट्र की जनता से जुड़े मुद्दे बताए जा रहे थे, इसलिए गठबंधन सरकार की तीनों दलों के लीडर थे। लेकिन पीएम मोदी ने मुलाकात करने पहुंचे नेताओं को सरप्राइज दे दिया। अशोक चव्हाण और अजित पवार को वेटिंग रूम में बिठाया गया। सिर्फ उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री ने 1-to-1 मीटिंग के लिए बुलाया। यहां तक भी सब सामान्य था, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव से प्रधानमंत्री की मीटिंग लंबी खिंचती चली गई। वेटिंग रूम में अजित पवार और अशोक चव्हाण का इंतजार बढ़ता गया। नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे से 100 मिनट से भी ज्यादा देर तक बातचीत की। इस बैठक में क्या बातें हुई, दोनों लीडर इतनी देर तक किस विषय पर मंथन करते रहे, इसकी अटकलें दिल्ली से मुंबई तक लगाई जाने लगी। इस बीच प्रधानमंत्री ने बाकी नेताओं के साथ भी बैठक की, लेकिन मुलाकात खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। शिवसेना चीफ ने प्रधानमंत्री से अपने रिश्ते जस के तस बताए, ठीक वैसे जैसे 1.5 साल पहले थे, जब शिवसेना एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी। ये बात को भी मैंने छुपाई नहीं और छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज राजनीतिक रूप में देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। मैंने कल भी बात कही थी, मेरे एक साक्षात्कार में शायद लोकसत्ता ने लिया था तब, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूँ, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, तो ऐसे अगर उनको कुछ मिले, मैं एक व्यक्तिगत रूप में मिलूँ, अगर मैं मिल भी लूँ, आज भी अभी मेरे साथी उनको कहूँगा कि मुझे दोबारा जाकर मिलना है, तो गलत बात क्या है उसमें? पीएम के साथ तय औपचारिक बैठक में ट्विस्ट के बाद उद्धव ठाकरे के बयान के मायने अलग अलग निकाले जाने लगे। महाराष्ट्र में हलचल बढ़ गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में उठे धुएं को मुंबई में हवा दे दी। आजही नरेंद्र मोदी हेच भारतीय जनता पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत। महाअघाड़ी की तरफ से बयानबाजी इतने पर नहीं थमी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने शिवसेना नेताओं को बाला साहेब ठाकरे की याद दिलाते हुए वायदे पर खरा उतरने की उम्मीद जताई। शरद पवार महाअघाड़ी गठबंधन का बेहतर भविष्य आगामी चुनाव में भी देख रहे हैं। शरद पवार का यह भरोसा कब तक कायम है, इसे वो बखूबी जानते हैं। रातों रात महाराष्ट्र में सरकार बदलने के दांव चलने वाले सीनियर पवार हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। 11 जून को शरद पवार के घर हुई एक बैठक में नए राजनीतिक समीकरण की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रशांत किशोर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंचे। ये मीटिंग पहले 1.5 घंटे के लिए रखी गई थी, लेकिन देखते ही देखते 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। इस मुलाकात में एनसीपी के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद न सिर्फ शरद पवार बल्कि सुप्रिया सुले सहित प्रशांत किशोर एक साथ निकले। अगर हम बात करें इस मीटिंग की क्या मायने हैं और सिल्वर ओक पर हुई आज ये मीटिंग क्यों राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल सकती हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो सूत्र हमें बताते हैं वो ये कि यूपीए 2 के गठन को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद ये भी चर्चा चली कि क्या कांग्रेस को इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं, फिर वो चाहे बंगाल चुनाव का मामला हो या फिर आगामी अलग अलग प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर हो। प्रशांत किशोर से ये मीटिंग शरद पवार की कई मायनों में अहम थी। पीके और पवार ने एंटी मोदी मोर्चे को मजबूती देने पर मंथन किया।
महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल मॉडल को लोकसभा चुनाव में कैश करने की रणनीति बनाई। प्रशांत किशोर ने मिशन 2024 को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में चर्चा हुई कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी पार्टी लोकसभा में कैसे प्रदर्शन कर सकती हैं। लगभग 400 लोकसभा सीटों पर नया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। कांग्रेस मौजूदा स्थिति में बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में रीजनल पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने बंगाल चुनाव के बाद राजनीतिक रणनीतिकार के स्पेस को छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन पवार से मीटिंग के बाद वो बड़े रोल के संकेत दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता महाअघाड़ी गठबंधन में तकरार के दावे यूं ही नहीं करते। महाअघाड़ी में मतभेद की बड़ी गुंजाइशें हैं। ये तीनों दल का आपसी मनमुटाव महाराष्ट्र और देश जानता है। सत्ता की लालच में सब कुछ छोड़ दिया। उस शिवसेना को शरद पवार जी कहते हैं ये वचन निभाने वाला दल है, ये मित्र है। यह शरद पवार जी की राजनीतिक मजबूरी है। तो क्या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोबारा मुमकिन होगा? दोनों पार्टियों की मजबूरी क्या है? महाअघाड़ी गठबंधन में शामिल एनसीपी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। अनिल देशमुख को राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रताप सरनाईक को ईडी की जांच का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम केस की जांच केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में है। मराठा आरक्षण आंदोलन के ऐलान ने भी ठाकरे सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। करप्शन की कालिख लगने का डर है। जनता से वादा खिलाफी की तोहमत मिलने की दिक्कत है। इसलिए पुराने रिश्तों में संभावनाएं तलाशने की जहमत उठाई जा सकती है। फिर महाअघाड़ी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के साथ शिवसेना के रिश्ते सामान्य नहीं है। हद तो तब हुई जब इधर कांग्रेस कोटे के मंत्री ने अनलॉक की घोषणा की और उधर मुख्यमंत्री कार्यालय से घोषणा का खंडन कर दिया गया। कांग्रेस और शिवसेना के रिश्ते का पेंच बीएमसी चुनाव में भी उलझा हुआ है। लिहाजा महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।